GR स्टडी हब चैनल में। और आज हम पिछली कक्षा को आधार बनाते हुए अपनी अगली कक्षा शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण में। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा स्वर, स्वर के रूप, उसके भाग, बोलने की स्थिति, उच्चारण। अब इसमें अपन नए सिरे से, जिसमें अपन ने ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर पढ़ लिए थे, ये जो ह्रस्व और दीर्घ स्वर पढ़े थे उनमें जो सबसे मुख्य बात थी कि जो ह्रस्व स्वर थे वो मूल स्वर है। तो हिंदी में मूल स्वर कितने हैं? अगर ऐसा सवाल आता है तो इसका उत्तर होगा 4: ओ, ई, उ और री। मूल स्वर, जिसे कह सकते हैं समान स्वर। मूल स्वर और समान स्वर हिंदी के अंदर कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। अब मूल स्वर और समान स्वरों के अलावा और कौन से हैं? तो उसमें आपके आते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर का मतलब होता है उसमें कोई न कोई स्वर जुड़ा रहता है, एक स्वर नहीं है, वो 2 स्वरों का मेल हो सकता है। कितने स्वरों का? 2। जैसे कि अपनी बड़ी ई ले लीजिए, इसमें ई और ई जुड़ी बड़ी। उसी प्रकार ए, अ प्लस ई, उसी प्रकार आई, अ धन ए, ओ, अ धन उ, औ, अ धन ओ। जब संधि पढ़ेंगे तो संधि में ये चीज आएगी, ये दीर्घ स्वर संधि होगी और ये अ को ई गुण संधि होगी और ये होगी हमारी वृद्धि संधि, जिसमें अ ए का आई बन रहा है, ओ का औ बन रहा है। ये कौन सी संधि होगी? हमारी वृद्धि संधि होगी। इसलिए मूल स्वर और संयुक्त स्वर, ये 2 निश्चितताएं होगी इन स्वरों की। अब जो मूल स्वर है वो 4 हैं और संयुक्त स्वरों में हमारे ई, आ, उ, ए, आई, ओ, औ 7 स्वर है वो हमारे संयुक्त स्वर। कितने हैं इनकी संख्या? 7। तो ये हमारे हो गए मूल स्वर या समान स्वर, जिसमें अ, ई, उ, री। और संयुक्त स्वर जिनमें एक से अधिक स्वरों का मेल होता है वो संयुक्त स्वर है। संयुक्त का मतलब ही है जो, जिस प्रकार अपन सामाजिक में पढ़ते हैं संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार जिसमें माता पिता के अलावा दादा दादी भी सम्मिलित रहते हैं, और एकल परिवार होता है उसमें केवल माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। इसलिए ये संयुक्त स्वर है, उनमें भी एक से अधिक स्वरों का मेल होता है। इससे आगे बढ़ने से पूर्व इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मूल स्वर या समान स्वर 4: अ, ई, उ, री। संयुक्त स्वर जिनमें एक से अधिक स्वरों का मेल, जिनमें आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे हो गए समान और मूल स्वर। अब एक आता है इसमें अनुनासिक और अनअनुनासिक। अनुनासिक का मतलब है जिनमें उच्चारण के समय श्वास मुंह से तो निकलती है, साथ ही साथ उसका कुछ भाग नाक से होकर भी निकलता है। कहां से निकलता है? नाक से होकर निकलता है। तो उन स्वरों को अपन क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर वैसे कहीं कोई अनुनासिक स्वर तो है ही है,
कौन सा आता है हमारा? और इसमें एक खासियत है कि जब भी अनुस्वार का उपयोग किया जाता है वो व्यंजनों में होता है, यानी कि व्यंजन में जैसे अपन ने कोई शब्द लिखा नहीं, इस पे बिंदी है, वैसे ये चंद्र बिंदी है, लेकिन मात्रा ऊपर से आ गई तो चंद्र बिंदु का स्थान उसने घेर लिया, इसलिए अपन को केवल अनुस्वार लगाना है। लेकिन अगर अब अपन वही चीज किसी स्वर पे अप्लाई करते हैं, जैसे आंख शब्द लिख दिया, क्या लिखा? आंख, तो ये आंख नहीं, ये आंख। अंग लिखा तो ये अंग होगा, ना कि वो एक बिंदी। वो व्यंजन में होता है, स्वर में हमेशा चंद्र बिंदु लगती है अनुनासिक के लिए। अब जैसे अनुनासिक स्वर में प्रत्यय होता है अंग, आ पे भी चंद्र बिंदु, ई है तो इस पे भी चंद्र बिंदु, और ये इसमें मात्रा ने चंद्र बिंदु का स्थान घेर लिया, इसका मतलब ये यहां से हो जाए। ऊ यहां से हो जाएगा, बड़ा ऊ, इस प्रकार चंद्र बिंदु हो जाएगा। इनके शब्द जैसे अपन ने किसी को लिखा माताएं, ए पे हमेशा चंद्र बिंदु रहेगा। जैसे लिखा भुजाएं, ए पे चंद्र बिंदु रहेगी। इसी प्रकार कई जगह जैसे मौका, मौका एक शब्द है, और इनमें बहुवचन करेंगे तो हो जाएंगे मौके, उस पे बिंदी नहीं लगेगी। जैसे ये मौके, एक ही मात्रा पीछे आ गई मतलब बिंदी नहीं है। लेकिन एक शब्द लिखा भुजा और इधर लिख दिया भुजाओं, यहाँ पे ये चंद्र बिंदु है लेकिन मात्रा ने स्थान घेर रखा है, इसलिए अपन को केवल अनुस्वार लगाना है। क्या लगाना है? अनुस्वार लगाना। तो ये हमारे हो गए अनुनासिक स्वर। अब अनुनासिक स्वर के अलावा कुछ एक चीजें होती है जिन्हें अनुनासिक स्वर, यानी कि हमारे जितने भी मुख्य स्वर है वो क्या है? अनुनासिक स्वर। अनुनासिक कैसे? उनमें किसी प्रकार की कोई बिंदी या चंद्र बिंदु नहीं लगा होता, अनुस्वार वगैरह नहीं लगा होता, न से उसमें नाक से ध्वनि निकलती, इसमें ध्वनि सीधा मुंह से स्पष्ट निकलती है निर्बाध रूप से, जिनमें हमारे 11 के 11 स्वर आते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और री। ये हमारे सब किसमें आ गए? अनुनासिक। ये अनुनासिक है, इनमें अन उपसर्ग जुड़ा हुआ है अनुनासिक में, इसलिए अनुनासिक स्वर जो नाक से नहीं बोले जाते, स्पष्टता मुंह से बोले जाते, वो हमारे हो गए अनुनासिक स्वर। इसमें अपन ने देखा अनुनासिक स्वर चंद्र बिंदु स्वर में काम ली जाती है, स्वर पर हमेशा चंद्र बिंदु लगेगी, और व्यंजन होगा तो व्यंजन पे क्या लगेगी? अनुस्वार। ये इन दोनों के बीच का फर्क है। जैसे कंगा शब्द लिखा है, ये कंगा, जैसे जंग, इनमें चंद्र बिंदु नहीं लगा, और ज्यों ही अपन ने लिखा अंग, इसका मतलब आपका चंद्र बिंदु होगा। तो अनुनासिक स्वर और अनानुनासिक स्वर। अब अपन इसके अगले भाग का अध्ययन करते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इनके अलावा इनकी उच्चारण दृष्टि, इनका उच्चारण स्थान होता है, उसके आधार पे भी इन्हें कुछ भागों में बांटा गया है। वैसे अगर अपन संस्कृत पढ़ रहे होते तो उसमें सीधा होता अकु है विसर्जनाम कंठा, अकु है विसर्जनाम कंठा, मतलब अ कवर, अकु है विसर्जन और विसर्ग, ये सब कहां से बोले जाते हैं? कंठ से। ये सूत्र है संस्कृत। उसी प्रकार तालु से बोला इच्चु ईशानाम तालु, ई का मतलब है ई और बड़ी, चवर, य और शंकर, ये कहां से बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। जिसमें जीव है वो ऊपर तालु से टकराती है, ऋतु ऋषाणाम मुर्दा, री टवर और र और षटकोण,
ये कहां से मूर्धा से बोले जाते हैं, जिसमें हमारा ये जो मूर्धा होती है उससे जीभ का टकराव होता है। टू, र, ट, ठ, ड, ढ। और लतुल सनाम दंता संस्कृत में लृ और होता है स्वरों में, अपना हिंदी में है नहीं। लृ, त, व्र, ल और श, इनको दंत्योष्टे यानी कि जिसमें लतुल सनाम दंता दांतों से बोला जाता है, और उसमें एक न और श ध्वनि होती है, उन्हें वत्स से भी कहा जाता है। वत्स से बोले तो ये दांत से थोड़ा सा ऊपर से जीभ आगे चली जाती है, टच होती है उसे वत्स, या जैसे क्या मसूड़ा कहते हैं, मसूड़ा जैसे वत्स भी कहते हैं, इसी आधार पे उसको न और श को वत्स से भी कहते हैं। तो चलिए अपन स्वरों का वर्णन करते हैं, जिसमें पहला है कंठ्य। कंठ्य में अ और आ, कौन, अ और आ। तालव्य अ और ई और बड़ी, ये तालव्य। मूर्धन्य, अपने मूर्धन्य में आ जाएगी री, और फिर ओष्ठ्य, ओष्ठ्य में आ जाएंगे अपने उ और बड़ा। अब देखिए, अब अगली चीज है ए और आई, ये किस में आएंगे, ओ और औ, ये किस में, जरा सोचिए कैसे स्वर है। अपन ने आज की कक्षा की शुरुआत की मूल स्वर और समान स्वर और शुद्ध स्वर। तो हमारे ई और अ का संगम होता है तो किसकी उत्पत्ति होती है, एक, यानी कि एक शुद्ध स्वर है। अब ए का निर्माण कैसे होता है, ओ धन ई बराबर ए। अ कहां से बोला जाता है, कंठ से, तो ये कंठ। ई कहां से बोली जाती है, तालु से, कंठ तालव्य। क्या, कंठ तालव्य। तो ए और आई कहां से बोले जाएंगे, कंठ तालव्य से। आई का निर्माण है वो अ धन ए से होता है, और इसका मतलब आई है वो कंठ तालव्य है, और अकंठ है, इसका मतलब ये भी कंठ तालव्य में सम्मिलित है। ओ ओ का मतलब हुआ अ, और साथ में उ का संगम होता है, अ धन उ, तब किसका निर्माण होता है, ओ का। तो ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा, अ का क्या है, कंठ, और ओ का, अ के साथ उ जुड़ी है, और उ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ्य। तो ये कैसा हो गया, कंठोष्ठ्य। कंठ के साथ साथ होठों से बोला जाता है ओ। हमारे होठों में थोड़ी जोर पड़ता है, अ, होठों का कोई ताल्लुकात नहीं, अ, ई, उ में हमारे होठ आ गए क्योंकि उ ओष्ठ्य। ई बोली तो तालु पे जोर पड़ा, री बोली तो हमारी मूर्धा पे जोर पड़ा, उसी प्रकार ओ औ बोले तो कंठ पे भी जोर पड़ा, साथ ही साथ होठों पे भी जोर पड़ा, यानी कि ये कंठोष्ठ्य हो गए। तो हमारे कंठोष्ठ्य में आ गए ओ और औ। अब एक बार फिर देख लीजिए, कंठ्य अ आ, तालव्य ई मूर्धन्य री, ओष्ठ्य उ, कंठ तालव्य ए आई। और कंठ तालव्य क्यों है, क्योंकि अ और ई के संगम से ए की उत्पत्ति होती है। तो अ है वो कंठ्य है, ई तालव्य है, दोनों जुड़ेंगे कंठ तालव्य हो जाएंगे। अ और उ से ओ मिला, तो अ बोला जाता है कंठ से, उ बोला जाता है ओठों से, तो हो गया कंठोष्ठ्य। तो ये हमारा उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हो गया। एक बार इसे देख लीजिए, कंठ आ, तालव्य ई मूर्धन्य री, ओष्ठ्य उ, कंठ तालव्य ए आई,
कंठोष्ठ्य ओ औ अ और उ का संगम, ये पूरा उदाहरण। कंठ तालव्य क्यों पूछ लिया जाए तो उसका आप क्या उत्तर दोगे? मान लो अपने यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है, अगर सब्जेक्टिव पेपर और उसमें पूछा जाए आपको कारण कि ओ को कंठोष्ठ्य क्यों कहा जाता है, तर्क क्या होगा? ओ का निर्माण अ और उ में संधि होने से होता है, अ का उच्चारण स्थान कंठ है, उ का ओठ है, दोनों मिलेंगे तो कंठोष्ठ्य हो जाएंगे। अब जीभ का जो भाग ऊपर उठता है उसके आधार पे भी इसका वर्णन है। जीभ के उठाव के आधार पर अग्रस्वर, अग्रस्वर में जीभ के आधार पे, मतलब जीभ एक बार बोलती है तो आगे से उठती, बीच में से उठती है, या फिर उसके अंदरूनी भाग से जो उसका पीछे वाला भाग होता है वो ऊपर की तरफ होता है, उस आधार पर। अग्रस्वर में क्या होता है? अग्रस्वर में हमारी जीभ है वो आगे से उठती है। कहां से उठती है? आगे से। आगे का भाग ऊपर उठता है। क्यों उठता है ऊपर? जब हम किसी स्वर को बोल रहे हैं बड़ी बड़ी नहीं उठती, जब अग्र स्वर उसमें अपने हो जाएंगे ई, ए और ऐ, इन्हें बोलेंगे तो हमारी जीभ का आगे का भाग है वो ऊपर उठ जाए, इस आधार पे ये हो गए अग्र स्वर। दूसरा है पच्च स्वर, जीभ का पीछे का भाग ऊपर उठता है। कौन सा भाग? पीछे का भाग है जीभ का। वैसे यहां पे लिखा हुआ जीभ के आधार पर, लेकिन फिर भी रिमेम्बरिंग के लिए, जीभ का ऊपर का भाग है वो जब उठता है तो उसमें ई, ए, आई बोला जाता है और वो अग्र स्वर होते हैं। और पच्च स्वर में जीभ का पीछे का भाग ऊपर उठता है। कौन सा भाग ऊपर उठता है? पीछे का भाग। उसमें हमारे उ, ओ और औ ये सम्मिलित होते हैं। ये हमारे हो गए पच्च स्वर। और इसका तीसरा और अंतिम प्रकार है वो है मध्य स्वर। मध्य स्वर में जीवा का कौन सा भाग? बीच का भाग ऊपर उठता है। मध्य का भाग ऊपर उठता है। इसमें हमारे दो स्वर आते हैं अ और आ। एक मूल स्वर है, एक संयुक्त स्वर है। अ आ, जी बीच में से थोड़ी ऊपर की तरफ। आप इन्हें बोल के बार बार बोलिए, प्रयास कीजिए और महसूस कीजिए कि जीभ कहां से ऊपर उठ रही है, तब आपको पता चलेगा कि किस आधार पे इनका वर्गीकरण हुआ है। तो ये हमारे हो गए जीभ के आधार पर अग्र स्वर, पच्च स्वर और मध्य स्वर। अब स्वरों का एक और प्रकार या जिसे कि अंतिम इसका वर्गीकरण है वो है बोलने की स्थिति के आधार पे। वो इससे अगला टॉपिक, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने जब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जीभ के आधार पर अग्र स्वर, पच्च स्वर और मध्य स्वर, तीन चीजें स्पष्ट ध्यान रखने योग्य है। जब आप व्याकरण पढ़ोगे, व्याकरण का सवाल कहीं से भी आ सकता है और ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी। इस पे विद्यार्थी ध्यान नहीं देता, बस ये तो क्या है, पढ़ा हुआ है अ क ख ग, ये तो पहली कक्षा से पढ़ रहे हैं। बेशक आप पहली कक्षा से पढ़ रहे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है।
महत्वपूर्ण तथ्य, इसलिए इनका गूढ़ ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। गूढ़ बोले तो रहस्यात्मक है, भाई इसका क्या रहस्य है अग्र स्वर पद स्वर। अब अपन मुंह के खुलने के आधार पे इसके 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। उन 4 में कौन कौन से? पहला विव्रत स्वर। विव्रत किसी प्रकार का मुंह, अब विव्रत कैसे है? मुंह का खुलना। मुंह कहां से खुलता है? होठों के माध्यम से, यानी कि होठों की आकृति पे ये बन रहा है। विव्रत कोई व्रत नहीं। आ विव्रत स्वर एक ही है, इसमें हमारे होठों की आकृति खुली रहती है कि सिर्फ मुंह खुलता, महसूस नहीं होता कि होठ किस आकार लेंगे, गोल लेंगे कि नहीं लेंगे, तो उसमें होता है हमारा आ। ये हो गया विव्रत स्वर। और इसी का एक भाग है जिसे अपन कहते हैं अर्धविव्रत स्वर। अर्धविव्रत ओ, ऐ, औ। इसमें ओ थोड़ा होठों में यहां से अंदर की तरफ खींचा हुआ है, भिंचे हो, यानी कि थोड़ी सी आकृति बनी। अर्धविव्रत यानी कि आधा वृत्त बना, पूरा गोल नहीं, आधा। तो अर्धविव्रत स्वर में, अर्धविव्रत बोले तो पूरा एकदम गोल भी नहीं, लेकिन जो होठ विव्रत में खुले रहते थे उसकी अपेक्षा थोड़े से अंदर की तरफ भिंचे, खींचे, तो वो कौन से हो गए? अर्धविव्रत स्वर। इस अर्धविव्रत स्वर में हमारे कौन से होते हैं? अ, ऐ और औ। ये हमारे कौन से हो गए? अर्धविव्रत स्वर। आई समझ में? विव्रत स्वर, अर्धविव्रत स्वर। और इसका तीसरा भाग है, वो है संवृत स्वर। अब संवृत, संवृत में सम उपसर्ग जुड़ा हुआ, व्रत गोल आकृति, यानी कि जिसमें होठों की आकृति हमारी गोल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? गोल आकृति होगी। बोलते वक्त स्वरों को बोलेंगे, मुंह का आकार गोल हो जाएगा, वो संवृत होंगे। और ये इसका तीसरा प्रकार जिसे हम कहते हैं संवृत स्वर। और संवृत स्वर में हमारी ई, उ, उ, ई, होठ पूरे गोल हो रहे हैं, यानी कि ये संवृत स्वर है। और संवृत का एक दूसरा भाग जो इसका चौथा भाग होगा उसे अपन कहेंगे अर्ध संवृत। इसमें गोल तो होगा लेकिन पूरा नहीं होगा, अर्ध संवृत। अब अर्ध संवृत में कौन से स्वर होंगे? तो आप भी जानते हैं इसमें कि विव्रत स्वर में आ हो गया, अर्धविव्रत में अ, ऐ, औ हो गया, और संवृत स्वर में ई, उ और उ हो गया। अब अर्ध संवृत में कौन से होंगे? तो ए और ओ, ये हमारे हैं अर्ध संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर। ये मुंह के खुलने के आधार पे, मुंह के होठों की आकृति के आधार पे है ये सारी चीजें। तो ये हो गया हमारा मुंह के खुलने के आधार पर स्वरों का प्रकार। जब स्वरों का प्रकार अपन ने शुरुआत में की थी मात्रा के आधार पे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर या लघु स्वर, गुरु स्वर, और उसके बाद अपन ने मूल स्वर, समान स्वर, संयुक्त स्वर, उनके बारे में पढ़ा। उच्चारण के आधार पे कंठ्य, तालव्य, ओष्ठ्य, मूर्धन्य, कंठोष्ठ्य, कंठ तालव्य वो पढ़ा। उसके बाद जीभ के उठाव के आधार पर अग्र स्वर, पच स्वर, मध्य स्वर, और अब अंतिम जो हमने पढ़ा मुंह के खुलने के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर विव्रत, अर्धविव्रत, संवृत और अर्ध संवृत स्वर। ठीक है, तो आज की इस स्वर का चैप्टर यहीं क्लोज होता है। और स्वर के चैप्टर के बाद अगली कक्षा में हम व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे, व्यंजनों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं चाहूंगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे पसंद भी करें, शेयर भी करें, साझा भी करें, और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बाय।
सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।